बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा। ईद प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। हम मना रहे हैं ईद उल फित्र आपके साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन प्यारे प्यारे मेहमानों के साथ जिन्हें आप मुख्तलिफ टीवी शोज़ में देखते हैं। कभी लड़ते झगड़ते देखते हैं, कभी सियासी बातों पर गहमा गहमी करते हुए देखते हैं, कभी कुछ बरहमी का इजहार भी वो करते हैं मुल्की हालात की अगर बात की जाए। लेकिन आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उन पर्सनालिटी से मिलाने जा रहे हैं जिनके हवाले से हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जानते भी हैं। लेकिन उनकी फैमिली उनके हवाले से क्या एक्सपेक्ट करती है या वो फैमिली को कितना टाइम देते हैं, बिलखुसूस जब ईद उल फित्र की बात होती है। रमज़ान का टेन्योर गुजर कर ईद कैसे मनाते हैं, हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम जब ईद उल फित्र की बात हो या ईद उल अज़हा की बात हो तो अपने मेहमानों के घर जाकर उनके घर का माहौल भी आपको दिखाएं और ये भी बताएं कि वो हमारे रिवायती त्योहारों को कितनी अहमियत देते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जब ईद उल फित्र का मौका आता है, यकीनन ये एक ऐसा टाइम होता है कि हर कोई खुशी में होता है, खुशियां बांटने की कोशिश कर रहा होता है अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। आज हम भी एक ऐसी ही खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ। जो मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मुख्तलिफ शख्सियात से जब हम बात करते हैं अपने रेगुलर शोज में, तो आप उनको लड़ते झगड़ते देखते हैं, हंसी गहमा गहमी में देखते हैं, या फिर कभी कभार गुस्से में मुब्तला होते हुए भी देखते हैं, बरहमी का इजहार करते हुए देखते हैं, चाहे सियासी इश्यूज की बात करें या फिर ओवरऑल मुल्की हालात की बात करें। तो जी आज ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना ही हम मुल्की हालात पे कोई तबसरा करेंगे, ना ही हम सियासी गहमा गहमी पर कोई गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम तो एक ऐसी शख्सियत के घर मौजूद हैं जिनके हवाले से आप बहुत कुछ जानते भी हैं और जानना चाहते भी हैं। हमारा पर्सपेक्टिव ये होगा कि वो ईद उल फित्र कैसे मनाते हैं अपने घर वालों के साथ, उनके बच्चे कितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके साथ, क्योंकि एक मसरूफ शख्सियत के पास बहुत कम वक्त बचता है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो जी विदाउट टेकिंग एनी डिले हम मुलाकात करवाते हैं चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से। आपकी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको भी बहुत बहुत आज का आप सबको मुबारक। भी ईद मुबारक हो। जी हमारे तमाम नाजरीन को भी ईद उल फित्र मुबारक हो। तो अब्दुल्ला गुल साहब, कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? ईद का दिन तो ज़ाहिर है अच्छा ही गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि ईद के ऊपर कुछ रिलैक्सेशन भी होती है, कुछ मिलना-मिलाना भी होता है, और बच्चों की ईदियों की डिमांडें भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब क्योंकि वो वक्त गुजर गया जब ईदी जो है हम लिया करते थे, अब देने वालों में से आ गए हैं। वाह, वो भी अच्छा वक्त था, लेकिन कभी-कभी दिल करता है कि कोई हमें भी ईद हमें भी ईदी दे। लेकिन आप जिस तरह से अब्दुल्ला गुल साहब ये कह रहे हैं कि हम ईदी देने वालों में से हैं, तो जी आपकी मुलाकात करवाते हैं अब्दुल्ला गुल साहब के बेटे मुश्तबा गुल से। अस्सलाम वालेकुम मुश्तबा। अस्सलाम। ईद मुबारक। मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक। और आज बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। आज हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी भी है, ज़रा उनकी भी आपके साथ तारुफ करा देते हैं, फिर गपशप होगी, मज़े-मज़े की बातें होंगी। अब्दुल्ला गुल साहब की सिस्टर हैं हमारे साथ मौजूद, आमना हमीद गुल साहिबा। कैसी हैं आप? मैं ठीक। खैरियत से? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत-बहुत ईद मुबारक। आप सबसे भी गुफ्तगू होगी। अब्दुल्ला गुल साहब, वो जो अभी आपने बात की थी ना कि ईदी देने वाले बन गए, ज़रा उस मंज़र को याद करते हैं कि जब हम थोड़ा शाय भी होते थे, थोड़ा डर भी लगता था, ये ना हो दोबारा ईद का तकाज़ा करेंगे। आजकल के बच्चे तो डिमांड करते हैं, हमें इतने हज़ार ही चाहिए, इतनी कम ईदी नहीं चाहिए, इतनी ईदी होगी तो हम आपके साथ खुशी-खुशी चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। आपके साथ ऐसा होता है? देखो ये बैठा हुआ है, ये तो कहता है पैसे कट। अच्छा। इसने कोई पंजाबी का ही जुमला सीखा हुआ है, ये कहता है पैसे दे। अच्छा, जुमला भी बड़ा रेलेवेंट सीखा हुआ है। हाँ, बड़ा अपने मकसद का पूरा है। वो बच्चे डिमांडें करते हैं, जाहिर है आपको पता है, हमें भी जब ईद मिलती थी तो उसके ऊपर ये होता था कि जी हमें हर बार वो चाहे जितनी मर्जी हो, हमें अपने हिसाब से वो कम ही लगती थी। ऐसे। और बच्चे ज़्यादातर यही कोशिश में होते थे कि ईदी किसी से जो है वो खींच ली जाए। लेकिन अभी जो ट्रेंड्स हैं, मेरे ख्याल में ज़ाहिर है बच्चे भी अब समझदार हो गए हैं। सही ये है। जो वो क्या कहते हैं बच्चे हमारे दौर के। जनरेशन जो है वो बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ही फ़र्क किस्म की जनरेशन है। तो ये ख़ैर हमसे पैसे निकलवा भी लेते हैं, हम भी निकलवा लेते थे, ऐसे ऐसी ही। बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर फ़र्क है कि पहले जो ईदियाँ देने का रिवाज था, पहले तो ये होता था कि घर में भी कोई आए, बच्चा आए, कोई हो, मैं नहीं कहता कि वो बड़ी कोई रकम हो, लेकिन 10-10 रुपए, 50 रुपया ऐसे ही। ये लोग दिया करते थे। बिल्कुल। आज बच्चे को अगर वो दिया जाए तो हम तो वो 10-10 रुपए पे भी खुश होते और हैं। फिर हमें अम्मी जो है वो अल्लाह बख्शे, वो मेरी अम्मी ले लिया करती थी ईदी जो है। सही है। अब वो ज़ाहिर है कोई कुछ वो रिश्तेदारों ने दिए हुए हैं, तो वो जो रिश्तेदारों ने दिए हुए हैं उनको पे बैक भी उनके करना है। उनको पे बैक भी करना होता है, और वो फिर अम्मी जो है वो वापस रख लेती थी। तो फिर अम्मी जो है
वो ये बात कहती थी कि मतलब मुझे उस ज़माने में बहुत पहले तो वो 100 रुपीज़ का नोट होता था, रेड रंग का, बड़ा कड़क नोट जो है ना, बड़ा अच्छा लगता था। तो वो कि मेरी खाला ने, उनके मियाँ पायलट थे और बड़े पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर तो बड़े पैसे वाले लोग थे। ऐसे उन्होंने वो 100 रुपया मुझे दिया। अम्मी ने हम क्वेटा में थे, अम्मी ने वो रख लिया। तो कुछ अरसे के बाद मैंने मांगा तो अम्मी ने एक कड़कड़ाता हुआ 1 रुपये का नोट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। तो मैंने कहा कि वो तो इतना बड़ा नोट था, वो बड़ा वाला रुपया था, ये छोटा रुपया क्या? अम्मी ने कहा सर्दी के अंदर ये सुसुर का करेंसी। तो आजकल के बच्चों को ये लॉजिक समझ आती है नहीं। मुश्तबा कितनी ईदी डिमांड की है? मैंने 20,000, मिली भी है या नहीं? अभी 9,000 अभी अभी 1000 रहता है, तो फिर वो मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब्बू से मिलेगा। अब्बू कहते हैं, आप बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा, मैं इनसे निकाल लूंगा। बाबा से निकाल लेंगे। वो बहुत डाटा है, वो कर लेगा, इसलिए यहाँ। ना ना बिल्कुल, ये सीने पे पैर रख के निकालेगा। तो अगर ले ली बाबा ने सारी ईदी, फिर क्या होगा? तो फिर मैं इनके वॉइस यहाँ तो काम ही वो चेंज है बिल्कुल। जरा जानते हैं लड़कियों की ईद कैसे होती है? तो आमना, आपकी ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप? सबसे एक मेन मैंडेटरी चीज जो आपने करनी है ईद उल फित्र पे। डेफिनेटली वो शीर खुरमा बनाना होता है, वही में सिंस आई मैरिड एंड आई हैव किड्स। तो वो फिर ये होता है कि घर पे शीर खुरमा, चना चाट, अदसा होती है एक रात पहले, फिर गेस्ट वगैरह आते हैं, तो वो तो मैंडेटरी है। और वो बचपन से हमारे सिस्टम है कि अम्मी अबू के जब घर में यहाँ थी तब भी यही होता था, तो अब अपने घर में भी यही करती हूँ। सही। और बस फिर उसके बाद घर वाली ईद मिस करती? उस तरह से नहीं, क्योंकि आई लिव जस्ट नियर बाय, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज का भी घर करीब है, ये भी घर करीब है, तो इसलिए उस तरह से मिस नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये होता है कि भाई तैयार हुए और फिर इधर आ गए। आ गए या इन लॉज ही चले गए, वो कोई इतना ज्यादा। लेकिन अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बचपन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी, वो मौज मस्ती होती थी कि बस हमने उठ रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं और भाग रहे हैं। होता था कि तैयार हुए, और उस टाइम पे तो इतना भी चॉइस भी नहीं होती थी। अब तो बच्चे बहुत चूजी हो गए, ये पहनना है वो पहनना है, एग्जैक्टली। तो वही कपड़े देती थी, बस वो पहन लिए। मैक्सिमम ये होता था कि अब्बू कहते थे जाओ कि क्या पहना, तो बस फिर वो अपना बस उठे तैयार हुए एंड दैट्स इट। मामी ने बनाया होती थी चीज़ें खाने की तो खा ली, मेरे को में ये अब बहुत रिस्पॉन्सिबल। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, कपड़ों की बात अभी आमना कर रही थी, आपके चारों बच्चों में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और चूजी कौन है कपड़ों के मामले में? कपड़ों के वैसे एक्चुअली अगर आपने ये बड़ा मुझे जिसको कहते हैं ना औखा सवाल पूछ ली मैं इतना कम अवेलेबल होता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है कि कौन बच्चा डिमांडिंग है। सही। अभी बल्कि शो शुरू होने से पहले मैंने इससे पूछा कि तुम कौन सी क्लास के अंदर हो, तो ये मेरा आलम ये है, मेरा ख्याल है। लेकिन कपड़ों के मामले में कोई बच्चा ऐसा चूही नहीं है, जहाँ तक मेरी ये इन्फॉर्मेशन है। माँ बहुत इनके ख्याल करती है, वो अभी मसरूफ़ है, वरना वो आपके साथ आती। तो लेकिन यह है कि कपड़ों के मामले में मेरा नहीं ख्याल कि कोई चूज़ी हैं। मैं भी नहीं हूँ दूसरी, सच्ची बात। वो एक हमारा ज़माना होता था अब्दुल्ला गुल साहब, जब हमने ईदों पे ही कपड़े बनाने होते थे। आजकल इतनी चीज़ें चेंज हो गई, इतने ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, ओकेजन्स इतने ज़्यादा हमने बढ़ा लिए कि बच्चों की एक ज़रूरत हो गई है कि उन्हें हर दूसरे दिन कपड़े भी चाहिए, उनको शूज़ भी चाहिए, उनको बाकी सारी चीज़ें भी चाहिए। शूज़ का बड़ा ये शौकीन है जी वो अच्छा। हाँ, शूज़ बस हाँ, पहने ना पहने, लेकिन शूज़ की डिमांड बड़ी ज़बरदस्त है वैसे, क्योंकि मुझे भी शूज़ का ज़ाती अच्छा, वो इसलिए वो आपसे क्लासमेट हुआ है। शायद वो मेरे से अच्छा, वॉचेस का भी आहिस्ता-आहिस्ता डिमांड्स बढ़ रही है। तो शूज़ कौन से पसंद है? बाबा तो जो है वो सूट वाले शूज़ पहनते हैं, आप फॉर्मल क्या- शूज़ पहनते हैं, कैजुअल पहनते हैं? कैजुअल में आपको जॉगर्स पसंद है, स्नीकर्स पसंद है? स्नीकर्स पहनता हूँ। स्नीकर्स पहनते हैं। ब्रांड नहीं मैं पूछ सकती क्योंकि वो हम ऑन एयर नहीं कर सकते, अदरवाइज़ उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं चेक करना चाही थी। ईदी कहाँ खर्च होगी, क्या सोचा है? खाने-पीने में होगी, शॉपिंग में होगी, गेम्स पे गेम्स पे होगी, एक्सबॉक्स? ठीक है, तो मतलब गेम्स का इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट मेरे ख्याल में आजकल हर बच्चे को है। ये जब से सोशल मीडिया और ये जो मॉडर्न गैजेट्रीज आई हैं, इसके अंदर जो ओरिजिनल गेम्स थे, जो फिजिकल गेम्स थी, वो उनका ट्रेंड भी कम हो ऐसा गया। ही है। फैसिलिटीज़ भी उस तरह से अवेलेबल नहीं है, और फिर अमूमन बच्चे बाहर भी नहीं निकलते। ये बड़ा एक अलमिया है
कि पहले ये होता था कि शाम को बच्चे सारे ही बाहर निकलते थे, वो सब ईदियाँ दोस्त बन इकट्ठी जाते थे, करना बिल्कुल है। दोस्त बन जाते थे। यकीनन ऐसा ही है। ये सोच कितनी ज़रूरी है इस वक्त जब हम पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं या फिर गज़ा में बैठे हमारे मुसलमान बहन भाइयों के हालात की बात करते हैं। इस पर भी ज़रूर प्रोग्राम के एक हिस्से में बात होगी। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बढ़ें, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक। मरहबा ईद शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी फैमिली से आपकी मुलाकात कराई है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की ईद और बचपन की ईद में क्या फ़र्क है, आज किस चीज़ को महसूस करते हैं, खुशियों को दोबारा करने के लिए कितनी एफर्ट करते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। अब्दुल्ला गुल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी कि आज की ईद और बचपन की ईद में क्या फ़र्क है, कोई एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं आज आप, जो आपने बचपन में बहुत एंजॉय की? देखिए, बचपन में तो आज़ादी बहुत एंजॉय किया है। बिल्कुल कोई देखने वाला गम फिक्र नहीं, कुछ नहीं, और जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। लेकिन बचपन में बस वही ये है कि हंगामा, शोर, रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ मिलना। फौजी फैमिली बैकग्राउंड तो आपको पता है, फौज के सारे ही लोग जो है वो जान पहचान वाले, इमीडिएट फैमिली, बल्कि उससे भी करीब आ जाते हैं क्योंकि पड़ोस में रहते हैं, सारा दिन रात का उसना रहना होता है। तो वो बड़े अच्छे मतलब दिन थे और ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर वो मौका जो है वो उसको एंजॉय करना चाहिए। बचपन का भी बहुत अच्छा वक्त था, स्कूल कॉलेज का यूनिवर्सिटी का भी वक्त अच्छा था, अब शादी का फिर बच्चे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनका भी वक्त अच्छा है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है पे शुक्र एक कमी जो अभी तक महसूस करते हो वो यकीनन वालिदैन की कमी। वालदैन की तो बहुत ज़्यादा, लेकिन लोगों के वालदैन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे वालदैन जो है उनके साथ मेरा बहुत अरसा गुजरा, और मैं ना फ़ौज में इसीलिए नहीं गया, हालांकि मैंने टॉप किया, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं गया क्योंकि मैं अपने वालदैन के साथ रहना चाहता था। और इसी तरीके से मुझे बहुत सारे मौके थे गैर ममालिक जाने के लिए, या भी दरम्यान में फिर कुछ अरसे बाद यहाँ वापस आया कि मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ गुजारूंगा। तो वालदैन की कमी तो ज़ाहिर है, लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम पे जो लोगों में जो एक खलूस और जो एक मोहब्बत थी पहले, जो आम शख्सियत के लिए मस्जिद में जब हम जाते थे ना, तो नहीं भी कोई मिल तो होता था जानने वाला, वो भी कहने लगा रहा है मोबाइल से था। बिल्कुल ऐसे। तो ना हमारा कोई जान, ना पहचान, ना कभी जिंदगी में देखा, ना कुछ, लेकिन ईद मुबारक होता था। अब लोग जो है वो बस खिंचे। कोरोना के आने के बाद से डर गए लोग। नहीं, कोरोना से पहले भी यही हाल, पहले भी कोरोना ज्यादा था। ऐसा ही है। लेकिन हमारे बच्चे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या नहीं करते? ज़्यादातर नहीं करता, उनके अपने भी काम होता। अपने काम होते हैं। और ये बताएं, जैसे अभी हम आपके बाबा से बात कर रहे थे, आपको दादा अब्बू याद आते हैं? जी, मुझे काफ़ी आते हैं याद। उनके साथ कोई ईद स्पेंड की थी आपने, वो याद है आप? मुझे याद नहीं है पर की होगी। छोटे थे आप बहुत ज्यादा। आमना को याद होंगी। आमना कितना महसूस करती है वालिदैन की कमी को? हर पल, एग्जैक्टली। खाली ईद पे नहीं है, हर वक्त। क्योंकि अम्मी अबू दोनों बहुत हैंड्स ऑन पेरेंट्स थे, हैंड्स ऑन ग्रैंड पेरेंट्स थे। हर रिश्ते में वो इतने मुकम्मल थे कि ये चीज़ बहुत फील करती हूँ कि शायद पता नहीं उस वक्त में बहुत बरकत थी या क्या था। अब जैसे वक्त नहीं है, ना हमारे पास है ना लोगों के पास है, कि आप किसी को मिलना चाहते भी हैं और टाइम ही नहीं मिलता। और अम्मी अबू पे पता नहीं कैसे हर बंदे को मिल लेते थे, हर बंदे से ताल्लुक़ रखा हुआ था। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि हाउ डिड दे मैनेज इट टिल द लास्ट मोमेंट। कोशिश करती हैं उनकी इस लेगेसी को फॉलो करने की? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, ये बड़े रवाबित रखती है सबके साथ, ये बहुत इस मामले में बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन उनका लेवल और था। अब्बू के पास पता नहीं ये सब के बावजूद हर बंदे से एक इंडिविजुअल अब्बू का ताल्लुक था, चाहे वो हम सब हो या स्टाफ के लोग हों या कोई और भी हो। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ कि हमारे पास जो ये वक्त है ना, इसमें जो बरकत कम हो गई है, वो मैं अपने। अच्छा, वालिदैन अक्सर ये कहते हैं कि जब तुम वालिदैन बनोगे तो तुम हमारी फीलिंग्स को समझ सकोगे। बीइंग अ पेरेंट कैसा लगता है, कितनी एफर्ट किया है हमारे वालिदैन ने, चाहे ईद का मौका हो, कोई और मौका हो, स्कूल स्टार्ट हो बच्चों के, या फिर डेली बेसिस पे उनके लिए एफर्ट करना? बहुत ज़्यादा, स्पेशली व्हेन आई बिकेम अ मदर, तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक तो माँ बनना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है, दूसरा आप जब बन जाते हो, चलो पैदा तो कर लेते हो आप, जो पालना है, जो एवरी डे यू गो थ्रू द सेम रूटीन है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग।
और वो मेरे लिए तो इसलिए मैं ज़्यादा अम्मी अबू को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने तो मेरे लिए मतलब माँ बाप जब आप बनते हो आप में फिर हिम्मत होती है। जब आप ग्रैंड पेरेंट्स बन जाओ और वो बन के आप माँ बाप की तरह पालो, वो बहुत एफर्ट लगता लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब वो कहते हैं असल से सूद प्यारा होता है। जी। तो आमना तो फिर बहुत ज्यादा लाडली है ना। आमना तो बहुत ज़्यादा लाडली है। आमना तो देखिए ना, आमना की वालदा जो है वो जो मेरी बहन, तो देखिए ना, मैं ये क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो नहीं जानते, आमना की वालदा को एक हादसे का शिकार हो गई। तो वह उसके बाद ये छोटी सी थी 3-4 महीने की जब हमारे पास आई, और मेरे वालदैन ने इसको बेटी बन के पाला। और जब इसकी शादी हुई तो भी ये लिखा कि डॉटर ऑफ जनरल हमीद गुल। तो उसको बकायदा, और फिर वही हिस्सा, वही या सब कुछ जो था वो इसको दिया। एक बेटी गई अल्लाह ने ले ली, यही ऐसा उन्होंने किया, और उन्होंने हमेशा इसको बहुत ही ज्यादा, बल्कि कभी कभी मैं, सच्ची बात है, उस जमाने में जेलस भी हो जाता था, क्योंकि वो टू मच ही करते थे। मतलब अम्मी सामने से खाना उठा लेती थी कि ये अम्मा के लिए रख लो, तो इस तरह से मोहब्बत थी। लेकिन वालदैन का जो प्यार है वो बड़ा अजीब सा है। मैं अभी बात कर रहे थे तो याद आया कि अम्मी ये कहती थी वो मुझे अंडा ही नहीं खाती थी, कि मुझे अंडा पसंद नहीं है, मुझे एलर्जी है, और सेब मेरा दिल नहीं करता, मुझे सेब पसंद नहीं है। और फिर एक वक्त आया कि जब अम्मी रोज़ाना अंडा खाती थी और हर रोज़ जो है वो सेब उनके लिए आता था, क्योंकि वो फ्रूट की शौकीन थी। लेकिन तब नहीं पता चलता था, तब वो हमारे लिए ये है वो सेक्रीफाइस हो जाता था। तो ये वालदैन जो है ना, ये इनका इसका कोई नेमत नहीं है। सही है। और ये वाकई ऐसी बात है कि जब हम खुद वालिदैन बनते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारे वालिदैन ने कितनी एफर्ट किया है, ओनली देन यू नो। फिर वो लिमिटेड रिसोर्सेज में। बिल्कुल। तो जनरल साहब के हवाले से कोई याद जो बहुत आपको ईद के मौके पर याद है? देखें, जनरल साहब के हवाले से सबसे बड़ी बात है कि उनसे गले लगना और प्यार करना, और फिर उनका ईदी देना, और उनके मेहमानों को लुक आफ्टर करना है। क्योंकि जब भी जनरल साहब के मेहमान आते थे तो मैं खुद उनको सर्व करता था, सही। चाहे पानी जो देना है, मुलाजिम नहीं, मैं खुद करता था, और ये मेरा शौक था। तो मैं ज़ाहिर है, और जो भी आज मैं हूँ, मैं मेरे ख्याल है अपने माँ बाप की जूतियों तो फैल हूँ, अपने असातिज़ा कराम की जूतियों तो फैल हूँ। तो उनके मेहमानों को लुक आफ्टर करना, उनकी बातों के अंदर महव हो जाता था, सीखता था। पता नहीं कब जो है वो अब्दुल्ला गुल एक पॉलिटिशियन भी बन गया, और टीवी के ऊपर तय गया। यार, हम तो सिर्फ अब्बू को टीवी के लिए मैं फैसिलिटेट करता था और कैमरे के पीछे बैठता था। बिल्कुल। तो कैमरे के आगे वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट होती जा रही थी। हाँ, वो कतरा कतरा जो है वो शायद पुल्ज़म बन गया। तो अपने दोनों बेटों में से किसी को लगता है कि वो आपके नक्शे कदम पर चलेंगे? मुझे लगता है कि मुस्तफा जो है वो इसके अंदर कुछ स्पार्क है। दूसरा बेटा मेरा बहुत अच्छा है वो, लेकिन वो थोड़ा सा शाय तबीयत है, और पढ़ाई में बहुत अच्छा है माशाल्लाह वो, और बड़ा फर्माबरदार और बड़ा माशाल्लाह होनहार लड़का है। लेकिन वो प्राइवेट है। कि वो बहुत प्राइवेट है और बहुत ही असूल पसंद है। यानी कि वो नाक की सीध में, जिसको कहते हैं ना, असल में चलने सा नाक की तीर आप लोगों को मुश्किल नहीं होती? होती है बहुत ज़्यादा। और मैं कहता हूँ यार, कम से कम कुछ थोड़ा सा तो वो करो। तो ये है, और जो माशाल्लाह इसके अंदर है, ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना, फ्लक्चुएट हो जाता है टाइम के। हाँ, ये थोड़ा सा इसने दोस्तियाँ वोस्तियाँ भी बनाई हैं, इसने जो है वो जोर जबरदस्ती भी कर लेता है। ये मतलब ये देख लेता है कैसे कर। इसने पूरे घर को जो है आगे लगाया हुआ है। छोटा है, छोटे ऐसे ही होते हैं। तो ये बताएं कि आप इसको पॉलिटिशियन बनाने के लिए कुछ एफर्ट करेंगे या नहीं? मैं देखें, एफर्ट्स नहीं होती, ये इसके अंदर अपना एक होता है, और मैं कोई पॉलिटिशियन तो मैं शायद नहीं है। ऐसा मैं तो चुप अपने आप को ये कहूँगा कि मैं एक पाकिस्तान का एक अदना सा एक सिपाही है, और मैं पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि जनरल हमीद गुल का खून है, इंशाल्लाह ताला, तो इंशाल्लाह। इसमें ज़रूर वो एक दफ़ा जोश मारेगा, और हुब्बुल वतनी का जज्बा किसी भी फील्ड में, मैं नहीं कहता पॉलिटिशियन में हो सकता है कि ये वेलफेयर करें, हो सकता है कोई पाकिस्तान, मैं तो सोचता हूँ कि ये इंशाल्लाह फौज में जाएगा, जनरल बनेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। 19th लांसर में। लेकिन अगर इसने वो सोच रखी कि मैंने मामा बाबा से दूर नहीं जाना, तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, मेरे सर्कमस्टांसेस जो थे वो फ़र्क थे, और इसके सर्कमस्टांसेस अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये मुझे पक्का यकीन है कि इसमें वो तमाम सलाहियत है, इंशाल्लाह। ये एक अच्छा फौजी बन सकते हैं इंशाल्लाह। अब्दुल्ला गुल साहब, इसको कंटिन्यू करते हैं, मुझे
जान के बहुत खुशी और हैरत भी हो रही है कि इतना कुछ जब हम देखते हैं कि आने वाली नस्ल को हमने किस तरह से परवान चढ़ाना है या उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ इनकलकेट करनी है, तो ये जिंदा मिसालें हमारे सामने मौजूद है जिनकी लेगेसी को सिर्फ फॉलो करना है। कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा। ईद शो में आपको एक मरतबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। ईद की खुशियाँ तो हम दोबारा कर रहे हैं अब्दुल्ला गुल साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ, लेकिन साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करें कि सिर्फ ईद को हमने मनाना नहीं है, सेलिब्रेट नहीं करना, अच्छे कपड़े पहन के दिन नहीं गुजारना, बल्कि ईद के हकीकी मकसद को जानना है। जब हम बात करते हैं दूसरों के साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करने की, दूसरों की खुशियों में खुशियों को दोबारा करने के लिए एफर्ट करने की, तो वहाँ इंसान को बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इन्हीं कुर्बानियों का तस्करा होता है। अब्दुल्ला गुल साहब, मैं चाहूँगी वो कंटिन्यू करें। जैसे आप अपनी वालदा के हवाले से बात कर रहे थे कि जब आपने उनसे पूछा कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें तो उन्होंने साफ मना कर दिया। किसी एक से उन्होंने 1 रुपया नहीं। क्या बात है। और बड़ी हैरतमंद थी वो, थी भी काजी फैमिली से बिलोंग की थी। मेरे जो परनाना थे वो शहर कादी थे। अच्छा। हाँ, तो वो बड़े मतलब अम्मी मेरी बड़ी जो है ना बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, बड़ी वेल रेड खातून थी। बानो कुदसिया साहिबा के साथ बड़ी उनका जो है वो गहरा ताल्लुक था अशफाक साहब के साथ, और इस तरह वो बड़ी अदबी ये बातें हमने कभी नहीं सुनी। डिप्टी नज़ीर अहमद, और उन्होंने हमें किताबें पढ़ना सिखाई। मैं चौथी क्लास में था शायद जब मैंने तमाम ये शहाब नामे और वो तब समझ नहीं आती तो नज़ीम इजाज़ी कब पढ़ ली, और वो जनरल शफीक और रहमान का वो सारे जो नावल पढ़ लिए। और मतलब जो उर्दू अदब में तो मेरी अम्मी का अब्बू का एक फ़र्क था। अब्बू ने एक तर्ज जिंदगी सिखाया। वो हमेशा कहते थे कि लो लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो दूसरी बात यह है कि वो कहते थे लोगों के लिए जियो, सही, न कि अपने लिए जियो। बिल्कुल है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमने बड़ी मोहब्बत दी, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, तो ये कि बड़ी मेहरबानी है, तो ये हमारा फर्ज बनता है। ये कोई किसी के ऊपर जो एक अदब से खास ताल्लुक आप बता रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का शौक, वो जाहिर है जब आ रहा हो आपके पेरेंट्स से तो वो आपके अंदर ट्रांसमिट होता है। अपने बच्चों में देखते हैं ऐसा अदब का शौकीन कोई? क्योंकि आजकल बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। नहीं, ये कुछ पढ़ते हो? कौन सी किताबें पढ़ते हो तुम? हैरी पॉटर ज्यादातर कॉमिक सी पढ़ते हैं या फिर नहीं, हैरी पॉटर नहीं, वो तो है बच्चों वाली है ना, उसके अंदर ये पढ़ता है। लेकिन कुछ करता है वो, जो मेरी बेटी है दूसरी, वो बैठ के अखबार के जो वो करती है, कलर पेजेस जो है वो पढ़ती है। लेकिन जिस तरह से मतलब हमें शौक था, और उसकी शायद वजह दी है, उसमें मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करूँगा। आजकल सोशल मीडिया, टेलीविजन, बिल्कुल मोबाइल फोन और मल्टीपल चैनल। हमारी वक्त में तो एक ही वो सरकारी टेलीविजन होता था। सरकारी, मुझे याद है कि मैं भाग के आया करता था, 5:05 पे कार्टून आता था। वो सारा दिन में एक छोटा सा कार्टून होता था। हमारे टाइम पे 7 बजे से 5 मिनट में वो कार्टून गुजर जाता था हवा की स्पीड से। अब वो कार्टून अब तो मतलब आप पूरे चैनल के चैनल, और जब आप चाहें तब देख, जब चाहें आप देखें, रात को देखें, संडे को देखें, मंडे को देखें जब। लेकिन अब्दुल्ला साहब, एक चीज से आप जरूर एग्री करेंगे, और मैं आमना से भी ये जानना चाहूंगी, पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो गई है इन सब चीजों की वजह से। पेरेंटिंग मुश्किल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये माशाल्लाह जो नई जनरेशन का जो है, ये ही इज़ वेरी ब्राइट माशाल्लाह। ये जो ख़ास तौर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, गैजेटरीज़ हैं, कंप्यूटर्स हैं, मुझे नहीं आता अक्सर ये चीज़ें जो है वो टीवी को ठीक करना, चीज़ें करना। अच्छा, बड़े भाई को जो है वो कहता नहीं, उसको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, और हकीकत ये भी होता है, और पता ये है कि ये वाकई कर लेता है। जबरदस्त। मैं इंजीनियरिंग में, वो अपनी जगह, वो अपना उसकी फील्ड है, लेकिन ये है कि ये हर मैं देख रहा हूँ आने वाला जो है वो पहले से बेहतर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इनके ब्राइट है माशाल्लाह, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि किताबें पढ़ना जो है वो एक बहुत अहमियत का है। यकीनन ऐसा ही है। आमना, कितना टफ लगता है? इट्स वेरी टफ। आप बात, आप ये जो बच्चों को पास ऑप्शंस बहुत हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी। Exactly. हमारे पास हमें तो एक आंख का डर बहुत था। वो भी अब बच्चा कहता है आपकी आंख में कुछ चला गया, जब हर बार को गौर से दी निकले। अब तो आंखें बाहर आके गिर भी जाएं तो बच्चों को फर्क नहीं लगता। तो अब तो सुनाई भी नहीं देता। अब 10 दफ़ा मैं उसका नाम लूँ फिर भी मेरे बेटे को सुनाई नहीं देती है आवाज़ कि माँ बुला रही है। और उनके पास ना ऑप्शंस बहुत हैं। टीवी छोड़ा आईपैड पकड़ लिया, आईपैड छोड़ा किसी का फ़ोन पकड़ लिया, किधर किधर से हम सारे कोड ब्रेक चली। अच्छा, हमारे टाइम पे ये बड़ी खतरनाक सहारा है। ब्रेक क्या?
हमारे टाइम पे ये था कि एक ही टीवी था, वो भी लाउंज में। ज़्यादातर कोई बड़ा बैठा हुआ है, आप नहीं देख सकते, ना आप कोई बैठ के उनके साथ इस तरह देख सकते हो। मैं जब अम्मी को कहती थी अम्मी मैं बोर हो रही हूँ, अम्मी कोई उर्दू की किताब पकड़ाती थी, बेटा ये पढ़ो, सही। नसीम में जागी ये पढ़ो, दास्तानी में जाहिद, इनको पढ़ते ही नींद आ जाती थी। और अम्मी कहती थी लेकिन पढ़ते जरूर थे, पर एक दो लाइन ही पढ़े। नहीं, आई पर्सनली लव नसीम जाजी, बहुत ही मुझे पसंद है। तो खैर वो अम्मी कहती थी ये पढ़ो, अब्बू को मैं जब कहती थी अब्बू मैं बोर हो रही हूँ, अब्बू के प्यार से कहते थे अच्छा तू बोर को हो जा। फिर मुझे कोई बुक पकड़ाते थे, टॉल्स्टॉय डॉस्टोयस्की, अब्बू कहते थे ये पढ़ो। तो उस टाइम पे ऑप्शन ही ये थी, ये नहीं ऐसे एंटरटेनमेंट थी, ज़्यादा हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, दोस्तों के घरों में जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। तो वो इसलिए यही आप समझ आता है कि वो जो पेरेंट्स कहते थे या डांट डपट हमारे अपब्रिंगिंग के लिए कितना मस्त। नाउ आई एक्चुअली पहले मैं बड़ा रोती थी, बहुत मेरे पे स्ट्रिक्टनेस है, ये है वो है, सब सख्ती करते हैं। अब मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करते, मैं बहुत सी चीज़ों से बच गए आना ख़वातीन के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए और यंग जनरेशन हमारी जो कि ये सोचती है कि पढ़ लिख के क्या करना है, आगे शादी हो जानी है, शादी के बाद आपकी असल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुरू होती हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपने मैसेज में ख़वातीन को ज़रूर हाईलाइट करें और हमारी टीनेजर्स को, यंग गर्ल्स को ज़रूर मैसेज दें। शादी के बाद तो ऑब्वियसली आपकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ने औरत को बहुत कैपेबल बना है, हमें बहुत ब्लेस की है, और हमारे बड़े राइट्स हैं जो एक्चुअल हमारे इस्लाम में राइट्स दी गए हैं, वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक मर्दों से थोड़े ज़्यादा है ऐसे तो वो है, इट्स वेरी ईजी अगर आप में कैपेबिलिटी की ज़्यादा, आप बहुत कुछ बैलेंस कर सकते हैं, वर्क एंड होम लाइफ। अगर आप काम भी करना चाहें बिल्कुल करें, आपको आपके रिलीजन में भी इजाज़त है सारा कुछ, लेकिन आई जस्ट बिलीव कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आपका घर और फैमिली होनी। एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। आप अगर बाहर ज़्यादा ध्यान देंगे, घर में नहीं देंगे, तो इन रिटर्न जो आपकी फैमिली और आपके बच्चे, वो तबीयत वाली बात आ जाती है। बल्कि आजकल ज़्यादातर मसले तालीम की कमी की वजह से नहीं, तरबियत की कमी की वजह से। एग्जैक्टली। सो अगर आप ज़्यादा ध्यान बाहर देंगे और तरबियत नहीं कर सकेंगे बच्चों की, तो फिर फ्यूचर में मसले तो वही किसी का खाविन बनेगा और कोई आपकी बेटी किसी की वाइफ बनेगी, और तब आपको रिग्रेट्स हो रहे होंगे। और ये विशियस साइकिल चलेगा। जब वो अपने बच्चों के साथ गड़बड़ करेंगे, अपनी लाइफ में गड़बड़ करेंगे, तो ये बहुत बड़ी आपके ऊपर पूरी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली ऐसा ही है, डेफिनेटली। मुश्तबा ये पूछना तो हम आपसे भूल गए, आपकी फेवरेट डिश क्या है? ईद पे क्या फरमाइशें होती हैं? तो उन्हें क्या खिलाने लगे मुश्तबा आज? पता नहीं, मामा से पूछ। खुद क्या खाना है? मैं सोच रहा था कि स्टेक खाऊं। अच्छा, स्टेक पसंद है, मतलब आप मीट लवर। का अच्छी डम्पलिंग्स बनाता है और पानी पीने। ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? बाबा से आया, मामा से आया? साहिब ब्रेड बाबा को तो अलिफ का नाम अंडा नहीं बनाने। बात है, तो फिर ये किसने सिखाया? मामा। मतलब किचन में टाइम स्पेंड होता है। और और भाई के क्या-क्या साथ दी, भाई का भी वो। वो नहीं सिखा। अच्छा, उसको भी आता कुछ भी? नहीं, बड़े वाला भी बहुत अच्छी बनाना ब्रेड और ये चीजें बहुत। लेकिन ये उसको क्या का रेट और ये भी दोनों रेट भाइयों को बहुत कुकिंग का इंटरेस्ट है। इज ही अ गुड कुक। 7 अच्छा 7 रेट करे। और खुद को कहाँ रखा आपने? 10। पता चल रहा है अब्दुल्ला गुल साहब का बेटे हैं। हम ये कह नहीं सकते कि अब हम कोई और सवाल करेंगे या किसी और मैसेज के जाने जाएंगे। मैसेज मिल गया 10 आउट ऑफ 10। क्या मैसेज देना चाहेंगे अब्दुल्ला गुल साहब? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके अंदर रहने वाले लोग जो हैं उनको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल कीजिए। बहुत सारे लोग जो है वो इस इंतज़ार में होते हैं कि शायद उनके घर के ऊपर ईद की कोई खुशियाँ आएंगी, और कई ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो मेरे ख़्याल में जिनको अपने बच्चों की चाहत होती है। मुझे दुख हो रहा है कि पाकिस्तान में ओल्ड एज हाउसेज बनना शुरू हुए हैं। ये हमारे मशरक़ी रवायात नहीं बिल्कुल। और ना ही ये इस्लामी तालीमात हैं। तो हमें ये देखना है कि ओल्ड एज में मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि अपने वालिदैन का ख्याल करें, बड़ी नेमत है, और उनको और उनसे पूछे जिनके पास ये नेमत है, उनको गले से लगाएं। और जो लोग मजबूर हैं, बेकस हैं, बेसहारा हैं, और आपको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, तो जो आपसे ज़्यादा हो उसको दे देना चाहिए, एक्यूमुलेट ना करें। यकीन है। क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक जो लोग हातिम ताई होते हैं
वो दुनिया में अपना 70% असासाजात छोड़ जाते हैं, और जो लोग कंजूस होते हैं वो 90% छोड़ जाते हैं। तो बेहतर है कि हाथ कह के जाए, बिल्कुल ऐसे ही गुजारे, बहुत खूबसूरत, वो खुश रहें और दूसरों को भी। सर गजा के बहन भाइयों के लिए, उनके मजलूमीन के लिए जरूर। कोई मजलूमीन नहीं है, वो अपना जहाज लड़ रहे हैं, वो मजलूमीन नहीं है। मजलूमीन वो है जिनके पास सब कुछ है और वो फिर भी जो है वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो तो हमारे कश्मीर है या गजा के, बिल्कुल गजा के लिए तो हमारा, अगर मुसलमान एक जिस्म की मानंद है और अगर एक हिस्से को तकलीफ नहीं हो रही तो फिर यकीनन हमारे ईमान की जो है कोई कमज़ोरी है। मैं यही कहूँगा कि गजा के जो लोग हैं वो हमारे दिल में भी बसते हैं, हमारे रूह का भी हिस्सा है और हमारे ईमान का भी तकाज़ा है। बेशक। इसलिए गजा के लोगों के लिए जिस तरह से आज जो हमने देखा कि ईद के मौके के ऊपर दुआएं हुई, उनके अंदर मसाजिद के अंदर जिस तरीके से गजा के हवाले से और कश्मीर के लिए, तो पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत जो है उनसे दूर नहीं है। फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो और पाकिस्तान हो, हम सब एक हैं, हम एक उम्मत वाहिदा है। दुनिया हमें शिया सुन्नी और दीगर मसालिक के अंदर डिवाइड नहीं करती, बल्कि ये हम डिवाइड कर रहे हैं। असल में दुनिया हमें ये देखती है कि ये मुसलमान है और ये नॉन मुसलमान, बस बात खत्म है। ये तमाम मुसलमान जो है वो एक हैं और ये हमने आपस में डिवाइड किए हुए। हमारी कोई नहीं, कोई नमाज हाथ खोल के पढ़ता है, कोई बांध के पढ़ता है। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ता है, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानते हैं, बस यही बात खत्म है। कितनी अच्छा राहत महसूस होती है। किसी भी मुसलमान मुल्क में चले जाएं, आप वहाँ खाना खा सकते, बिल्कुल आपको भी पूछने की जरूरत नहीं है ये हराम है या हलाल। आप वहाँ जाते हैं, अजान सुनाई देती है, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ये दिल को खुशी महसूस होती है। तो फ़लस्तीन जो है वो किबला अव्वल है, वो कल भी हमारा था, वो आज भी हमारा है, वो आइंदा भी हमारा रहेगा। कर ले जो मगरिब ने जो करना है, फ़लस्तीन कहीं नहीं जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये किबला अव्वल है, मुसलमानों का है। बहुत खूब, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नाज़रीन, यकीनन आपको भी आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर से ईद उल फित्र आप सबको मुबारक हो। आपसे लेंगे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।